नमस्कार। आमने सामने में आपका स्वागत है। मैं हूं अमन कुमार। कुछ लोग चाहे वो ब्यूरोक्रेसी में हो या फिर राजनीति में बहुत खामोशी के साथ काम करते हैं और उसका रिजल्ट भी सामने आता है। ऐसे ही एक व्यक्ति से आज हम मुलाकात कर रहे हैं। श्री अमित कुमार निदेशक हैं सूडा के और स्मार्ट सिटी का काम देखते हैं। हम उनका स्वागत करेंगे इस कार्यक्रम में और हम इनसे जानना चाहेंगे कि इनके जीवन के यात्रा को लेके और तमाम जो है इनके जीवन से जुड़ी हुई जो घटनाएं हैं उस पे हम आज विशेष बात करेंगे। हालांकि बहुत कम बोलते, बहुत कम मतलब चर्चा में रहते हैं, लेकिन विशेष अनुरोध पे आज हमारे साथ हैं। अमित जी, आपका हमारे इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। आपकी पहचान झारखंड में जो है एक तेज तर्रार अधिकारी, लेकिन बहुत खामोशी के साथ काम करने वाले अधिकारी के रूप में है। लेकिन इतनी यात्रा से पहले आपकी कुछ शुरुआती यात्रा रही होगी, वो क्या है, वो हम जानना चाहते हैं। अब व्यक्ति के जीवन में उसके बचपन का और उसके आरंभिक काल का जो बहुत बड़ा जो योगदान होता है, और मैं बिल्कुल ग्रामीण पृष्ठभूमि में जो बड़ा हूँ, और मेरी जो भी प्रारंभिक शिक्षा हुई है वो मैं छपरा ज़िला से ही जो किया हूँ और सरकारी विद्यालयों में ही आज तक पढ़ा हूँ। 10th के बाद मैंने निश्चित रूप से 12th और ग्रेजुएशन की पढ़ाई पटना विश्वविद्यालय पटना कॉलेज से किया है, और पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने दिल्ली विश्वविद्यालय दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से किया। तो इन तमाम सोपानों के बाद से एक लंबा जो है वो रहा है छात्र जीवन, और छात्र जीवन के बाद से जो संघर्ष के दिन थे, ख़ास तौर पे सिविल सेवा की तैयारियों में। इन सारे प्रयासों के बाद जब मैं सिविल सर्विसेज में आया तो एक बात तो बिल्कुल क्लियर थी कि जिस पृष्ठभूमि से मैं आया हूँ और जो मेरी आरंभिक शिक्षा और जो जीवन रहा है, उसने हमेशा से जो वो मुझे प्रेरित किया कि मैं इस सेवा के माध्यम से, ख़ास तौर पे भारतीय प्रशासनिक सेवा में आने के बाद से, उन लोगों के जीवन परिवर्तन के लिए कुछ कर पाऊँ, और वो ऑलवेज मोटिवेट किया है मुझे, और लगातार उसी दिशा में मैं काम कर रहा हूँ। जो कुछ भी असाइनमेंट सरकार के स्तर से मुझे सौंपा जाता है, मैं कोशिश करता हूँ कि उसको पूरी ईमानदारी से और पूरे कर्मठता के साथ उसको करूँ। आपके परिवार का क्या बैकग्राउंड है? क्या कोई प्रशासनिक सेवा में है, या कहाँ से प्रेरणा मिली आपको? मैं बताना चाहूँगा, जैसा मैंने पहले भी बताया, कि मैं सरकारी विद्यालय में पढ़ा हूँ, और सरकारी विद्यालयों की जो स्थिति थी उस समय मैं बताना चाहूँगा कि जो प्रधानाध्यापक थे और जो लोग थे वो काफ़ी मोटिवेट किए। एंड आरंभिक दिनों में मैं बताना चाहूँगा कि करियर के निर्धारण में मेरे दादाजी का बहुत बड़ा जो योगदान रहा है, और दादाजी ने जो वो प्रेरित किया, ख़ास तौर पे सिविल सेवाओं के बारे में सोचने को लेकर के। और उन्होंने मेरे जो एक अंकल हैं, चाचा जी, उन्होंने पढ़ा करके डिप्टी कलेक्टर बनाया। तो बचपन में ही वो इस बात को लेकर के प्रेरित करते थे कि मैं अपने बेटा को जो है वो डिप्टी कलेक्टर बनाया हूँ, लेकिन पोता जो है वो कलेक्टर बनेगा। शायद वो उनकी बातें और उनका जो पूरा सपना था वो मेरे जीवन का ध्येय बन गया, और लगातार जो है वो जब भी मैंने सोचा तो इसी विकल्प के बारे में ऑलवेज सोचा। उच्चतर शिक्षा के बाद से कई सारे अवसर मिले इसमें काम करने का था, लेकिन अंतिम ध्येय यही था कि मुझे सिविल सेवा में जाना है और उस सपने को जो हो पूरा करना है। मतलब आजकल लेकिन एक चीज़ देखते हैं अमित जी की पिछले लगभग 2-3 दशक से कि साइंस बैकग्राउंड वाले, ख़ासतौर पे जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वाले जो है वो ज़्यादा यूपीएससी में उनकी सफलता का जो प्रतिशत है वो ज़्यादा है। लेकिन आप जो है वो इंजीनियर नहीं थे, आप मतलब मुझे लगता है कि कला संकाय से आप थे। तो कोई कठिनाई हुई? और क्योंकि कई जो तैयारी करते हैं यूपीएससी को, उनको कई बार डिमोटिवेट कई लोग करते हैं कि अरे यार तुम तो इंजीनियर नहीं हो, तुम हो नहीं पाएगी, इंजीनियर लोग का तो ये कैलकुलेशन होता है, ऐसे होता है। तो उसके बारे में कुछ अनुभव बताइए आप। देखिए, निश्चित रूप से जो विज्ञान संकाय के लोग हैं, साइंस जो पढ़ते हैं, उनका सोचने समझने का जो पूरा प्रणाली रहता है वो काफ़ी सिस्टमेटिक होता है। तो जिस भी लक्ष्य को लेकर के वो काम करते हैं वो काफ़ी सिस्टमेटिक तरीके से करते हैं, और उस अनुसार से उनको सफलता मिलती।
सेम चीज़ें जो वो सिविल सेवाओं में भी है। अगर साइंस स्ट्रीम के जो लोग हैं वो काफ़ी सिस्टमेटिक तरीके से जो वो पढ़ाई करते हैं और उनके सफलता का प्रतिशत भी जो वो बहुत काफ़ी अधिक है। लेकिन कला संकाय में भी मैं ये इस बात पे ज़रूर ध्यान दूँगा कि मेहनत अगर करें हम और सही तरीके से अपने अभिरुचि रुचि के विषय को लेकर के आगे बढ़ें तो आपको सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। मैं व्यक्तिगत तौर पे बताना चाहूँगा कि जो पटना विश्वविद्यालय के जो शिक्षक रहे उसमें मैंने ज्योग्राफी से जो ग्रेजुएशन किया, तो ज्योग्राफी के जितने भी बेहतरीन शिक्षक हो सकते थे वो सभी लोगों से मुझे पटना कॉलेज में पढ़ने का मौका मिला। आरबी सिंह उस समय थे, प्रोफेसर आरबी सिंह हैं, अनुराधा सहाय मैडम थी, बहुत सारे ऐसे शिक्षक थे जिन्होंने सिर्फ विषय को ही नहीं पढ़ाया बल्कि जीवन में जो चुनौतियां हैं उसको कैसे आप टैकल करेंगे, जो तमाम उनके व्यक्तित्व से भी सीखने को मौका मिलता है। इन सब चीज़ों से काफ़ी इंस्पायर्ड हुआ है। दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में था, वहाँ पे प्रोफेसर बी ठाकुर जो थे उन्होंने जो वो काफ़ी प्रेरित किया। तो जो आपके अभिरुचि का विषय है, ज्योग्राफी मेरा ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में रहा, तो वो मेरे दिल के बहुत करीब था। उस विषय को पढ़ने में मुझे काफ़ी वो मन लगता था शुरुआत के दिनों से ही। तो अगर आप सही सब्जेक्ट का चुनाव करते हैं और मेहनत करते हैं तो सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। ये मैं इसलिए भी कह सकता हूँ क्योंकि इसको मैंने देखा है। दूसरा जो विषय है जो कि मैं बताना चाहूँगा वो ये है कि एक कंपेनियनशिप जो है वो होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ कि सेम ड्रीम और सेम लक्ष्य को लेकर के अगर आपके कोई साथ मित्र हों और मित्रों का साथ हो और उनमें जो है वो स्वस्थ रूप से आप जो है वो शेयर करें इंफॉर्मेशंस को, पढ़ाई करें, ग्रुप स्टडीज़ करें और साथ में मिल करके किसी लक्ष्य का जो है वो पीछा करें तो आपको निश्चित रूप से मिलती है। मैं व्यक्तिगत तौर पे उदाहरण देना चाहूँगा कि मैं पटना विश्वविद्यालय में था तो 3 वर्ष का पूरा ग्रेजुएशन का बीए पार्ट 1 में मैं यूनिवर्सिटी में टॉप किया था। बीए पार्ट 2 में सौरभ कुमार सुबन करके व्यक्ति थे, वो टॉप किए। बीए पार्ट 3 में सुजीत कुमार करके थे और तीनों हम लोग पूरे इन्फॉर्मेशन नोट्स एक्सचेंज करते थे, जाकर के एग्जाम्स में लिखते थे और जिसको नंबर अधिक आ गया वो टॉप करता था। लेकिन कभी भी हम लोग इस मित्रवत जो हमारा पूरा संवाद था उसको हम लोगों ने काफ़ी हेल्दी रखा। कलेक्टिवली हम लोग दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में तीनों गए और सुखद संयोग तो ये है कि आप देखेंगे तीनों यूपीएससी क्वालिफाई करके आईएएस में है। अच्छा, मैं झारखंड काडर में हूँ, सौरभ जो है वो मध्य प्रदेश काडर में है, सुजीत जो है वो गुजरात काडर में है। तो अगर आप अपने अभिरुचि के विषय चुनें, मेहनत करें, संघर्ष करने का मादा हो और अच्छे साथ हों जो आपको मोटिवेट कर सकें, आपको प्रेरित कर सकें। कभी भी जब बड़े लक्ष्य को आप अचीव करना चाहते हैं तो उसमें कई बार आपको निराशा मिलती है। तो वैसी स्थिति में परिवार और मित्र ही हैं जो कि आपको संभालते हैं, आपको मोटिवेट करते हैं। तो अगर उनका साथ हो तो कोई भी सफलता प्राप्त। मतलब आपको सही आदमी जो है हमेशा सही व्यक्ति का चुनाव और सही कैरियर का चुनाव और आपने कहा कि सही विषय का चुनाव, ये बड़ा महत्वपूर्ण है किसी व्यक्ति के लिए। तो ये जब आप 2010 बैच के अधिकारी हैं तो मैं जानना चाहता हूं कि 2010 में जब आप आज भी जो यूपीएससी की तैयारी करते हैं, जो आईएएस बनना चाहते हैं, उनके लिए जो है लवासना एक मंदिर की तरह है, ड्रीम जगह है, उसकी कुछ यादें हैं तो वो बताइए। जैसा आप बोल रहे हैं कि हर सिविल सर्विसेज की जो तैयारी कर रहे हैं जो एस्पिरेंट हैं, उनका सपना होता है कि लाल बहादुर शास्त्री जो प्रशासनिक आदमी हैं वहाँ पर जाएं, वहाँ के जो माहौल हैं और ख़ास तौर पे मैं ये कहना चाहूँगा कि जो ऑल अक्रॉस इंडिया से जो लोग आते हैं, सभी क्षेत्रों, सभी राज्यों से आते हैं, तो आपको ऑल इंडिया सर्विसेज में जाने का जो एक्सपोजर होता है सही मायनों में अगर हम कहें तो वो अकादमी आपको देती है, ताकि आपकी सोच जो है वो पूरे देश के लिए हो, न कि आप किसी एक खास तौर पे प्रांत और क्षेत्र के बारे में सोचें। आपकी सोच जो है वो राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में हो जाए, दायरा जो है वो हो जाए और आप भारत की जो विविधता है, कल्चरल जो डाइवर्सिटी है,
लिंग्विस्टिक जो डाइवर्सिटी है उसको आप सही मायने में फील कर पाएँ, रिस्पेक्ट दे सकें, इसका एक बहुत बड़ा एक्सपोजर जो है वो उस अकादमी में होता है। और एकेडमी में दरअसल वो सारी चीज़ें जो देश दुनिया में हो रही हैं उनके बारे में और आगे आने वाली चुनौतियों के लिए आपको जो है वो तैयार किया जाता है जी। इसके लिए वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो है वो इंस्टीट्यूशन है। और हर आईएएस ऑफिसर न सिर्फ आरंभिक दिनों में बल्कि करियर के विभिन्न सोपानों पर भी जो है वो वहाँ पर जाते हैं और बदलती जो चुनौतियाँ हैं उसके बारे में जो है वो वहाँ पर केस स्टडीज़ डिस्कस करते हैं, लोगों से संवाद स्थापित करते हैं और जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं अपने क्षेत्र में जो है वो क्रियान्वित करने की कोशिश करते हैं। एक बेहतर आईएएस अफसर, उसके लिए क्या आपको लगता है कि ये चीज़ होनी चाहिए जो ट्रेनिंग के बाद आप लोग को एक ट्रेंड किया जाता है, बताया जाता है कि आप ऐसे जो हैं वो काम करें, तो क्या बेहतर चीज़ होना चाहिए जो आपको लगता है कई स्टेज पे? क्योंकि आप जब शुरुआती में जब एसडीओ रहते हैं तब कुछ रहता है, जिम्मेवारी रहती है, उसके बाद से आप जो बुनियादी रूप से जो विषय हैं जो एक आईएएस ऑफिसर में लोगों का एक्सपेक्टेशन होता है, लोगों की अपेक्षाएं होती हैं कि वो जन सरोकारों से जुड़े, जो लोगों के विषय हैं, क्योंकि अल्टीमेटली सिविल सेवक हैं तो आपको जनता की जो परेशानियां हैं, लोगों की जो परेशानियां हैं उनको आप कितना हद तक समझ पा रहे हैं और उनके निदान का आप अस्थायी हल ढूंढ रहे हैं कि नहीं। ये जो एट्रीब्यूट्स है ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। पर्सनालिटी के बहुत सारे हो सकते हैं पक्ष जो है वो, लेकिन आपके कार्यप्रणाली में इसको जो है वो हर लोग जो है वो चाहता है एक एक्सेसिबल जो है वो रहे, लोग वहाँ तक पहुँच सकें, अपनी बातों को रख सकें। ये जो एट्रीब्यूट है ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और मुझे लगता है कि आज के समय में जब तकनीक का इतना बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल हो रहा है, ये चीज़ें अब बहुत ज़्यादा सहज हो गई हैं। अब ज़्यादा से ज़्यादा एक्सेसिबल हो करके लोगों के बीच में आप पहुंच सकते हैं, उनके समस्याओं को आप फिजिकली ना सही लेकिन कई सारे ऐसे माध्यम हैं जिनके थ्रू आप तक पहुंचती हैं, तो आप उनको फिल्टर करके भविष्य की जो योजनाएं हैं उसको आप क्रियान्वित कर सकते हैं। मुझे लगता है कि एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या डीएम जिसको आप कहते हैं, आप जो विकास योजनाएं हैं उनको तो क्रियान्वित करते हैं, लेकिन आम लोगों की आपसे ना बहुत छोटी छोटी अपेक्षाएं रहती हैं, ठीक है? तो उसमें एक महत्वपूर्ण होता है कि आपसे लोग मिल सकते हैं कि नहीं मिल सकते। आजकल एक चीज़ देखा जा रहा है कि थोड़ा जो है, आप सोशल मीडिया तो है, परेशानी आप तक पहुंच जा रही है, लेकिन थोड़ी दूरी बढ़ी है जनता और जो साहब के बीच जो है वो थोड़ी दूरी बढ़ी है। आपको भी इस तरह का अनुभव है क्या कि या आपने इस दूरी को थोड़ा कम किया है? मैंने पहले भी बताया कि आज जो है वो लोगों की अपेक्षाएं जो है वो प्रशासन से लेकर के बढ़ी हैं और प्रशासन के सामने सबसे बड़ी चुनौती अगर आज के दिन में कहें तो लोगों की आकांक्षाओं और अपेक्षाओं को पूरा करना है, उस पर खरे उतरना है। और ख़ास तौर पे आज के समय में जब आईटी के माध्यम से डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ के इंफॉर्मेशन से तमाम वो सूचनाएं लोगों तक पहुंच रही हैं, लोग जो हैं वो अपने अधिकारों को लेकर के ज़्यादा अवेयर हुए हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको जो एक्सेसिबिलिटी वाला पार्ट है वो फिजिकल तो है ही कि आप लोगों से मिल करके आप उनकी समस्या का समाधान करें, ये तो सब पुराने समय से चला आ रहा है और आज भी बहुत ही प्रासंगिक है। लेकिन चूंकि संख्या जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, लोगों की अपेक्षाएं जो है वो काफ़ी अधिक बढ़ गई हैं, तो इस चुनौती को जो है वो सामना करने के लिए आपको कहीं ना कहीं आईटी का प्रयोग, जो नवीन तकनीक है उनका इस्तेमाल जो है वो करना पड़ेगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि आप फिजिकली उनसे मिल रहे हैं बावजूद। और दूसरा ये है कि अगर किसी तरह का कोई पैटर्न आपको दिख रहा है संवाद के दौरान कि इस तरह की सामान्य रूप से समस्याएं आ रही हैं कि हाँ, अगर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास रेवेन्यू रिलेटेड इश्यूज जो हैं वो आ रहे हैं, उसमें विवाद के विषय आ रहे हैं, कहीं पर लॉ एंड ऑर्डर के रिपीटेडली जो है वो विषय आ रहे हैं, तो उस पर आप सुनियोजित तरीके से जो वो काम कर सकते हैं कि कैसे हम रेवेन्यू जो डिस्प्यूट्स हैं उसको रिजॉल्व करने के लिए कैंप का आयोजन कर सकते हैं, लॉ एंड ऑर्डर के जो ट्रिगर पॉइंट्स हैं उनको आइडेंटिफाई करके प्रिवेंटिव मेजर्स ले सकते हैं। ये तमाम चीज़ें हैं, लेकिन इसके लिए आपको एक
एक टीम लीडर के रूप में काम करना पड़ेगा डिस्ट्रिक्ट में। मतलब जो अंग्रेजों ने जो सिस्टम तैयार किया था डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का, उस समय से लेकर अब तक अब वो पूरा चेंज हो चुका है, मुझे बिल्कुल लगता है। चेंज हो गया है। मैं उस चीज़ को लेकर के जो औपनिवेशिक सोच थी उसको वो पूरी तरह से जो वो खत्म हो गई है। मतलब अब केवल आप रेवेन्यू कलेक्टर ही नहीं रह गए। बिल्कुल बिल्कुल। आप जो है वो उसके जितने भी प्रतिमान हैं आज के दिन में जो औपनिवेशिक सोच के, वो तमाम धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं। और आपको एक सर्टेन रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, आपसे ये अपेक्षा की जाती है कि आप उस पर जो वो खड़ा उतरें। अगर कहीं पर जिले में कोई समस्या उत्पन्न हो रही है तो आपको यू विल हैव टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपको पूरी तरह से उसको जो है वो विधि व्यवस्था के जो है वो आप रहते हैं डिस्ट्रिक्ट एज ए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। आपको कई सारी शक्तियां जो है वो दी गई हैं जिसका आप इस्तेमाल करते हुए लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर सकते हैं, पीस एंड ट्रैंक्विलिटी जो है प्रिवेल करा सकते हैं। इसको लेकर के है आपके पास, और ऐसा करना चाहिए कि जिले में कहीं पर भी अगर शांति व्यवस्था में कोई भी बाधा उत्पन्न होती है तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ही हैं जो कि पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं अल्टीमेटली जो है। आप कितने जिलों के डीसी रहे हैं और क्या अनुभव रहा है उन? मैं 3 जिलों में जो है वो जिला उपायुक्त के रूप में काम किया हूँ। मेरी फर्स्ट पोस्टिंग जो है वो चतरा में रही। अच्छा। चतरा जो है वो अति उग्रवाद प्रभावित जिला रहा, लेकिन वहाँ पर मुझे काम करने में बहुत अच्छा लगा क्योंकि वहाँ लोगों का काफ़ी सपोर्ट मिला। कई सारी ऐसे जो चैलेंजिंग वर्क थे वो हम लोगों ने वहाँ पर कंप्लीट कराए। और उसके बाद से मैं जमशेदपुर में था। जमशेदपुर में मैं 3 साल रहा वहाँ पर। वहाँ एक वन ऑफ द मोस्ट चैलेंजिंग असाइनमेंट्स के रूप में जमशेदपुर माना जाता है, लॉ एंड ऑर्डर पॉइंट ऑफ व्यू से भी और डेवलपमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से भी। वहाँ पर काम करने का मौका मिला और धनबाद में मेरी पोस्टिंग रही है। तो ये 3 जिलों में मेरे जो अनुभव रहे हैं वो काफ़ी जो है वो भविष्य के लिए जो है बहुत सारी सुखद अनुभूतियाँ और अनुभव रहे हैं। और ख़ास तौर पे मैं कहना चाहूँगा कि तीनों ही जिलों में मुझे अच्छी टीम जो है वो के साथ काम करने का मौका मिला। मेरे साथ जितने भी सहकर्मी थे उनका पूरा जो है वो सहयोग मिलता था, और लोगों का भी जो है वो जन भागीदारी के जितने भी पायदान हो सकते हैं उन सब पर जो है वो जिला जो है वो काफ़ी बेहतर किया। एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होने के नाते आपने जब जमशेदपुर आपकी पोस्टिंग थी तो वहाँ बहुत ज़्यादा विविधता देखने को मिली होगी, मुझे लगता है। एक तरफ तो चीफ मिनिस्टर का क्षेत्र रहा, ठीक है, दूसरा औद्योगिक शहर थे, औद्योगिक राजधानी, और थोड़ा शहर से बाहर निकलते हैं तो अति नक्सल प्रभावित जगह। और मैंने ट्रेनिंग हजारीबाग में किया। अच्छा। तो हजारीबाग में केरल काडर के IAS अधिकारी थे 97 बैच के श्री रविंद्र अग्रवाल साहब। जी, अग्रवाल साहब। उन्होंने मुझे ट्रेन किया था और 1 साल जिला प्रशिक्षण किया वहाँ पर। और वो पूर्व में DC जमशेदपुर रह चुके थे। तो उन्होंने एक बात कही थी कि जमशेदपुर इज़ गुड प्लेस टू लिव बट नॉट फॉर डिप्टी कमिश्नर। शायद वो बातें जो है वो बहुत लाइट में कही थी, लेकिन मैं उसकी सैंटिटी समझा जब मैं वहाँ पर गया। काफ़ी सारी चुनौतियाँ थी। औद्योगिक जिला होने के साथ साथ अगर आप देखें तो नक्सल प्रभावित और अति उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र भी थे। विकास की कई सारी चुनौतियाँ थी। और जैसा आपने कहा कि जमशेदपुर अपने आप में जो है वो बहुत डाइवर्सिटी वाला जो है वो रहा है। अगर हम एक कोई शहर कहें जहाँ पर हमें पैन इंडिया कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलता है वो जमशेदपुर है, जहाँ पे देश के तमाम हिस्सों से लोग आकर के वहाँ पे रह रहे हैं। और एक तरह से मेल्टिंग पॉट की तरह है वो, जहाँ पर सभी कल्चरल डाइवर्सिटी के लोग रहते हैं। तो वहाँ ओणम भी उसी तरह से मनता है जिस तरह से ईद और दिवाली मनती है। तो वो शहर जो है वो अपने आप में बहुत बेहतरीन जो है वो समन्वय लिए हुए है। और उसको जो है वो संजो करके और उसमें किसी तरह का कोई बाधा उत्पन्न ना हो, चाहे वो विधि व्यवस्था से संबंधित हो या उग्रवाद संबंधी समस्या हो या विकास योजनाओं का क्रियान्वयन हो, इसको लेकर के कई सारी जो है वो चुनौतियाँ रहती थी और हम लोगों ने वहाँ पर बेहतरीन काम करने का मौका मिला। तो इसका मतलब कि आप भी समन्वय पे बहुत जोर देते हैं, क्योंकि कई जो पूर्व के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर DC जमशेदपुर रह चुके हैं, वो वहाँ पे कुछ जो स्टेक होल्डर है जमशेदपुर पूर्वी सिंहभूम का, उनके साथ उनका बड़ा
शीत युद्ध वाला रिलेशन रहा है, लेकिन आपने मुझे लगता है कि सब जो स्टेक होल्डर है उन लोग सबके साथ बहुत समन्वय बना के काम किया। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को ऐसा ही होना चाहिए कि सब लोग जो है वो आप तक पहुंच सकें और अपनी बातों को रख सकें, और जो विधि सम्मत चीज़ें हैं उसको जो वो करना है। ये चीज़ें, ये अगर एट्रीब्यूट्स है तो आप कहीं पर भी जो है वो काम कर सकते हैं। एक आईएएस अफसर के रूप में जब आप ने एक यात्रा जो है लगभग 15 सालों की जो है वो पूरी कर ली है, तब आपको लगता है क्या चुनौतियां इस, क्योंकि बहुत आजकल बहुत निशाने पे ये कैडर ख़ास तौर पे इनका लोगों का मानना है कि नहीं ये बहुत एक्सपर्ट नहीं होते हैं, क्यों अगर वो कोई डॉक्टर नहीं है फिर भी, अगर वो आर्ट्स बैकग्राउंड का है फिर भी वो हेल्थ सेक्रेटरी बन जा रहा है और हेल्थ को कमांड कर रहा है। इसी तरह कई चीज़ें बोलते हैं कि वो जल संसाधन का एक्सपर्ट नहीं है लेकिन उसका वो सेक्रेटरी बन जा रहा है। तो कई चुनौतियाँ मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में है, आप क्या देखते हैं? देखिए, मैं मेरा स्पष्ट रूप से मानना है कि प्रशासन और प्रशासनिक कार्य का जो है वो दायरा बहुत विस्तृत है, और जहाँ तक ये है कि जर्नलिस्ट एंड स्पेशलिस्ट का जो पूरा विवाद है, मैं इससे डिफर करता हूँ कि इस सर्विसेज में हर तरह के लोग हैं। आप देखेंगे तो यहाँ पे हाईली प्रोफेशनल लोग भी सिविल सर्विसेज में आते हैं, और तमाम वो लोग जो हैं वो एक ही ड्रीम लेकर के आते हैं कि मुझे सिविल सेवा में जाना है और अपने सर्विसेज देने हैं। तो ये भी आईएएस एज अ होल भी कई सारे स्पेशलिस्ट यहाँ पर हैं जो काम कर रहे हैं, स्पेशलिस्ट होते हुए भी जो है वो प्रशासनिक काम जो है वो कर रहे हैं और बेहतरीन तरीके से कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ आप देखेंगे कि सामान्य बैकग्राउंड से भी लोग जो है वो जन सरोकारों से जुड़ करके, लोगों से जुड़ करके, लोगों के हितों में फैसले ले रहे हैं और वो काम कर रहे हैं। तो इस तरह से सोचना कि कोई आदमी किसी काम को करने के लिए स्पेशलिस्ट होना जरूरी है, ये मानना जो है वो पूरी तरह से जो है मैं इस बात से असहमत हूँ, क्योंकि आप निर्णय ले रहे होते हैं प्रशासनिक, और जहाँ पर स्पेशलिस्ट कामों की ज़रूरत है वहाँ पर टीम ऑलरेडी है। अगर मुझे हेल्थ में कुछ काम करना है तो वो डॉक्टर्स की पूरी टीम है जो कि गाइड कर सकते हैं, सहयोग कर सकते हैं मुझे सही निर्णय तक पहुँचने के लिए। लेकिन दूसरी तरफ जो प्रशासनिक अनुभव है, जो राइट फ्रॉम द पंचायत उन्होंने जो है वो गैदर किया है कि गांव में स्वास्थ्य की क्या समस्या है, वहाँ पे किस तरह के इशूज़ हैं, ब्लॉक लेवल पे क्या चैलेंजेस है, जिला स्तर पे क्या समस्या आती है, एज अ होल जो है वो स्टेट में जो है वो क्या प्रॉब्लम है, इन सारी चीज़ों को बुनियादी स्तर पे, ग्रास रूट लेवल पे समझने का काम जो है वो आईएएस ऑफिसर कर पाते हैं। और वो जब निर्णय लेते हैं तो वो तमाम अनुभव उनको जो है वो सहयोग करते हैं उस निर्णय प्रक्रिया में, कि अगर हम कोई पॉलिसी लेकर के आ रहे हैं, कोई ऐसे प्रोग्राम हैं, कोई ऐसे स्कीम्स हैं, तो किस रूप में सक्सेसफुल होंगे और पॉसिबल थ्रेट्स क्या हो सकते हैं उसके असफल होने के। उन चीज़ों को एंटिसिपेट करने में ये अनुभव काफ़ी हद तक मदद करता है, और स्पेशलिस्ट के रूप में पूरी टीम रहती है जो कि तो वो आलोचना व्यर्थ है आपकी? बिल्कुल, मुझे लगता है कि इन चीज़ों में जो वो नहीं पड़ना चाहिए, बल्कि मिल करके, दोनों मिल करके देश के लिए जो काम करें तो यही जो है वो सही है। नहीं, आपने जब बात चल रही है एक्सपर्ट और एडमिनिस्ट्रेटिव का, तो अभी इसी से जुड़ा हुआ सवाल होगा कि अभी आप झारखंड के एक बड़े स्मार्ट सिटी को एक आकार देने की कोशिश में लगे, मोटा मोटी अभी क्या सिचुएशन है उस स्मार्ट सिटी को किस रूप में, मतलब यहाँ के लोग देखेंगे आने वाले दिनों में? देखिए, देश में 100 स्मार्ट शहर चुने गए और झारखंड से रांची एकमात्र ऐसा शहर है जो इसमें चुना गया था। और रांची स्मार्ट सिटी अन्य शहरों की तुलना में बिल्कुल अलग है। यहाँ पर ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट जो है वो चुने गए। वहाँ पर रांची की अगर बात होगी तो ये रांची न सिर्फ अभी बल्कि आगे आने वाले दिनों में जो है आप देखेंगे कि ये जो ग्रीनफील्ड सिटी में, जहाँ पर लगभग 1.5 लाख लोगों के लिए रहने और कार्य करने का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो उपलब्ध रहेगा, ये एक तरह से ड्रीम सिटी होने जा रही है। और इस तरह के मॉडल्स निश्चित रूप से आगे आने वाले दिनों में रेप्लिकेट किए जाएंगे देश के अन्य कोने में, और इनफैक्ट राज्य में भी जो है वो इसको कोशिश की जा रही है कि अन्य जगहों पर भी इस तरह के मॉडल हो। अभी जो आपने कहा कि रांची स्मार्ट सिटी की क्या स्थिति है, रांची स्मार्ट सिटी में
जो बुनियादी आधारभूत संरचनाएं हैं वो डेवलप की जा चुकी हैं। सामान्यतः नगर प्रशासन के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती होती है कि जहाँ पर लोग रह रहे हैं, जो अधिवास का क्षेत्र है, वहाँ तक जो बुनियादी सुविधाएं हैं उन तक पहुँचाई जाए। और चूंकि इस तरह से जो है वो अनप्लान तरीके से कई दफ़े होता है कि डेवलपमेंट हो जाता है, तो वहाँ पर नागरिक सुविधाओं को पहुँचाने में सरकार को कई तरह की चुनौतियों को सामना करना पड़ता है। तो उसका हल है कि हम एक तरह से प्लान सिटी लेकर के आएँ और वहाँ पर राइट फ्रॉम इंसेप्शन हम वो तमाम सुविधाएं जो है वो उपलब्ध कराएं, ताकि भविष्य के लिए ये चुनौती जो है वो न साबित हो और जो वहाँ रह रहे हों उनको भी इन बुनियादी सुविधाओं के लिए कहीं भटकने की जरूरत ना पड़े। और रांची स्मार्ट सिटी इन सारी संकल्पनाओं को ले करके जो वो आगे बढ़ रहा है। अगर मैं कह रहा हूँ रांची स्मार्ट सिटी के बारे में, तो वहाँ पर इंटीग्रेटेड रोड जो वो बना हुआ है, जिसमें पेडेस्ट्रियन और साइकिल ट्रैक भी है। सारे जितने भी यूटिलिटीज़ हैं, खास तौर पे अगर हम बात करें तो चाहे वो सीवर नेटवर्क हो, पेयजल की व्यवस्था हो, विद्युत का संयोजन हो, ऑप्टिकल फाइबर कनेक्टिविटी हो, ये सारे डक्ट के माध्यम से जो है वो बिछाए जा चुके हैं। अच्छा। स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था है। 37% एरिया जो है वो ग्रीन स्पेस और ओपन स्पेस के रूप में रखा गया है और प्राथमिकता दी गई है कि इस क्षेत्र में मूलतः जो है वो इंस्टीट्यूशंस जो है वो आएंगे, जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में डेवलप किया जा सके। अच्छा। ताकि जो बच्चे शिक्षा के लिए बाहर जा रहे हैं, दूसरे राज्यों में पलायन कर रहे हैं, वो फोर्सफुल पलायन ना हो, वहाँ यहाँ पर भी जो वो तमाम सुविधाएं उनको उपलब्ध हो, ताकि हायर एजुकेशन के लिए जो वो कहीं उनको बाहर जाने की ज़रूरत ना पड़े। इस तरह के संस्थान रांची स्मार्ट सिटी में होंगे। 16,000 लोगों के लिए जो फ्लैट्स हैं वो बनेंगे वहाँ पर, जिसमें 80,000 लोग रहेंगे। 70,000 लोगों के लिए वर्किंग स्पेस की व्यवस्था की गई है और इन 1.5 लाख लोगों के लिए जो भी सुविधाएं होनी चाहिए वो राइट फ्रॉम इंसेप्शन जो है वो है। तो ये एक तरह का मॉडल जो है वो स्मार्ट सिटी होगा आगे आने वाले दिनों में। और जब भी अर्बन डेवलपमेंट की बात होती है, सिटी डेवलपमेंट की बात होती है, तो ये पर्सपेक्टिव प्लानिंग का एक हिस्सा होता है जी। इसमें इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने में एक समय लगता है। अगर 3 साल पहले अब कितना समय लगेगा आप? और क्योंकि एक अच्छा खासा मतलब 5 साल से ऊपर का समय लग चुका है। बिल्कुल। आने वाले कितने दिनों में आपका आकार ले लेगा? ये हम लोगों ने जो पूरा प्लान तैयार किया था, ये 5 साल में आधारभूत संरचना को विकसित करने का रखा था, जो कि हम लोगों का कंप्लीट हो गया है जी। चलिए, बहुत बहुत। और आगे आने वाले दिनों में अगर आप टाइमलाइन की बात कर रहे हैं तो 5 सालों के अंदर में वहाँ पर लोगों के रहने की भी व्यवस्था जो है वो अगले 5 सालों में जो है वो रांची स्मार्ट सिटी आकार ले लेगा। बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। समय क्योंकि कम है, आपसे बात करने के दरमियान समय का पता ही नहीं चला। बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे इस कार्यक्रम में। थैंक यू। ये थे अमित कुमार। इनके जीवन के अनछुए पहलुओं से हम रूबरू हुए। अगले सप्ताह फिर किसी दूसरे शख्सियत के साथ हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए पूरी टीम को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।